हेलो एवरीवन। जुडिशियल कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में प्राप्त चर्चा करने वाले हैं और वो जो हमारा चर्चा का विषय है वो है सीपीसी से संबंधित, यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 से संबंधित। ये जिस सेक्शन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है वो सेक्शन बहुत ही छोटा है, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से और हमारे कानूनी दृष्टिकोण से वो सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही समझे आप लोग, वो सेक्शन है सीपीसी का सेक्शन 148A कैविएट, धारा 148 का। तो आइए समझते हैं इस धारा 148 का, जिसको कैविएट दायर करने के अधिकार के संबंध में वर्णित किया गया है हमारी दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में। तो धारा 148 का में कुल मिलाकर 5 उपधाराएं दी गई हैं और पांचों उपधाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कंपटीशन के लिहाज से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो हर एक उपधारा को बारीकी से समझना है और उसमें क्या कहा गया है इसको समझने का प्रयास करना है। तो धारा 148 का की उपधारा 1 में कैविएट कर्ता के अधिकार के बारे में बात की गई है। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैविएट है क्या। तो कैविएट एक प्रकार का आवेदन होता है जब हमें लगता है कि कहीं न्यायालय में कोई वाद या कोई कार्यवाही जो कि हमारे विरुद्ध दायर की जानी है। अब अगर हमारे विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही दायर की जानी है तो उस वाद या कार्यवाही की हमें सूचना कैसे मिलेगी। हम प्रतिदिन न्यायालय तोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक तरीका होता है जिस तरीके के माध्यम से न्यायालय के ऊपर हम ये दायित्व आरोपित कर देते हैं कि अगर उस संबंध में हमारे विरुद्ध कोई भी वाद में या कोई भी कार्यवाही में कोई आवेदन दायर किया जाता है तो न्यायालय हमें उस संबंध में सूचित करेगा। तो जिस सूचना के लिए हम न्यायालय को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जिम्मेदारी दे देते हैं, उसको कहते हैं कैविएट दायर करना। तो सबसे पहले हम इसकी उपधारा 1 को समझते हैं। उपधारा 1 के जो पहले शब्द हैं इसमें कहा गया कि जहाँ किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, दो शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। जहाँ किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित, मतलब दो सिचुएशन दोनों हो सकती हैं कि अगर वो मामला ज़रूरी नहीं है कि दाखिल किया ही जा चुका हो सकता है कि वो मामला दाखिल किया जा चुका हो या हो सकता है कि वो मामला आगे चलकर दाखिल किया जाना हो। दोनों ही कंडीशन में धारा 148A को लागू किया जा सकता है। तो धारा 148 का कहती है कि जहाँ किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है, मतलब उम्मीद है कि किसी भी आवेदन को किया जा सकता है। किस मामले में? कोई ऐसा मामला जो कि दाखिल किया जा चुका हो या कि आगे चलकर दाखिल होने वाला हो। दोनों सिचुएशंस अप्लाई हो सकती हैं। अब दाखिल कौन करेगा, यानी कि कैविएट दाखिल कौन कर सकता है? तो वहाँ कोई भी व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में, ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है। तो इस उपधारा में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहली सिचुएशन क्या होगी कि चाहे वो मामला न्यायालय में संस्थित किया जा चुका हो या इन फ्यूचर वो मामला न्यायालय में संस्थित किया जाने वाला हो। अब अगर ऐसे किसी वाद में या किसी कार्यवाही में कोई भी आवेदन किया गया हो या किया जाना प्रत्याशित हो, वहाँ उस संबंध में एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस वाद या कार्यवाही में न्यायालय में अपने आप को प्रेजेंस में या उपस्थित करने के अधिकार का दावा करता है, वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर एक कैविएट दायर कर सकता है। उपधारा 1 में इतनी सी बात कही गई है। उपधारा 2 कहती है कि अगर उस व्यक्ति ने उपधारा 1 के अंतर्गत कैविएट को न्यायालय में जाकर दायर कर दिया है, ऐसी सिचुएशन में जिस व्यक्ति ने कैविएट दायर किया है उस व्यक्ति को हम कहते हैं कैविएट कर्ता। अब अगर कैविएट कर्ता ने न्यायालय में जाकर एक कैविएट को दाखिल कर दिया है, वहाँ वह व्यक्ति यानी कि वो कैविएट कर्ता जिसके द्वारा कि कैविएट को दायर किया गया है, वह व्यक्ति जिसके द्वारा आवेदन किया जाना प्रत्याशित है, उस व्यक्ति को अपने उस कैविएट की सूचना की तामील कराएगा और ऐसी तामील रजिस्ट्री डाक के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर इस उपधारा में भी थोड़ी सी जिम्मेदारी डाली गई है उस कैविएट कर्ता के ऊपर कि अगर उस व्यक्ति ने न्यायालय में कोई कैविएट दायर किया है तो उस कैविएट की सूचना दूसरे पक्षकार को भी देनी आवश्यक है। कैसे देगा? रजिस्ट्री डाक के द्वारा देगा। किस बात की देगा? कि हमने इस मामले में कैविएट दायर कर दी है। तो दोनों उपधाराएं, जो पहली उपधारा है और दूसरी उपधारा है, ये सामान्य रूप से कैविएट कर्ता के अधिकार का उल्लेख करती हैं और दूसरी उपधारा कैविएट कर्ता के दायित्व का उल्लेख करती है।
अधिकार कैसे? कैवियट दायर करने का अधिकार, जो कि उपधारा 1 में बताया गया है कि आपको अगर प्रत्याशित है कि किसी भी मामले में आपके विरुद्ध कोई आवेदन किया जा सकता है तो आप एक कैवियट दायर कर सकते हैं, ये आपका अधिकार हो गया, जो कि उपधारा 1 में उल्लेखित। उपधारा 2 कहती है कि अगर आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है तो आपके ऊपर थोड़ी सी दायित्व भी डाला जाएगा, जिम्मेदारी डाली जाएगी, और वो जिम्मेदारी ये होगी कि आप अपने उस कैवियट की सूचना दूसरे पक्षकार को, जिसके द्वारा आपको उम्मीद है कि आवेदन किया जा सकता है, उसको भी देनी पड़ेगी, और ऐसी सूचना आप रजिस्ट्री डाक के द्वारा देंगे। उपधारा 3 और उपधारा 4 जो है वो न्यायालय से संबंधित हैं। उपधारा 3 कहती है कि अगर उपधारा 1 के अंतर्गत कोई कैवियट दायर किया गया है, वहाँ कैवियट के दायर किए जाने के पश्चात किसी भी मामले में या किसी भी कार्यवाही में अगर कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो न्यायालय उस आवेदन की सूचना कैवियटकर्ता को देगा। यानी कि यहाँ पर न्यायालय के एक ऊपर दायित्व डाला गया है कि अगर किसी भी पक्ष व्यक्ति ने, यानी कि जो कि कैवियट करता है, उसने किसी न्यायालय में कैवियट दाखिल कर दी है, अब अगर उस बाद में या उस कार्यवाही में कोई आवेदन कैवियट दायर होने के पश्चात फाइल किया जाता है तो उसकी सूचना कैवियटकर्ता को न्यायालय के माध्यम से और न्यायालय के द्वारा दी जानी आवश्यक है। चौथी उपधारा कहती है कि अगर, यानी कि जहाँ पर आवेदक पर किसी कैवियट की सूचना की तामील की गई है, वहाँ वह उसके द्वारा किए गए आवेदन की और उस आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किए गए या फाइल किए जाने वाले किसी कागज़ या दस्तावेज की प्रतियाँ कैवियटकर्ता के खर्चे पर कैवियटकर्ता को तुरंत उपलब्ध कराएगा। उपधारा 4 कहती है कि अगर कहीं पर कोई आवेदक ने किसी कैवियट की सूचना की तामील, यानी कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उस मामले में उस व्यक्ति को सूचना की तामील की गई है, कौन सी सूचना? कैवियट की सूचना की, जो कि उस कैवियटकर्ता के द्वारा उसको रजिस्ट्री डाक के द्वारा उपधारा 2 के अंतर्गत करने के लिए कहा गया था। अब अगर कैवियटकर्ता के द्वारा उस व्यक्ति को कैवियट की सूचना की तामील करा दी गई है और उसके पश्चात अगर उस आवेदनकर्ता के द्वारा उस मामले में कोई भी आवेदन किया जाता है, कोई भी आवेदन फाइल किया जाता है और उस आवेदन के समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तब न्यायालय का यह दायित्व होगा कि वह कैवियटकर्ता को वो सारे आवेदन और आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किए गए कागज या दस्तावेजों की प्रतियां कैवियटकर्ता को तुरंत उपलब्ध कराएगा। उपधारा 4 के अंतर्गत यह दायित्व न्यायालय के ऊपर डाला गया है। अब उपधारा 5 कहती है कि जहां उपधारा 1 के अंतर्गत कोई कैवियट दायर किया गया है, वहां ऐसा कैवियट उस तारीख से जिस तारीख को वह दायर किया गया था 90 दिनों के अवसान के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन की बात की गई थी कि ये कैवियट कितने दिनों तक लागू रह सकता है। तो उपधारा 5 कहती है कि जिस तारीख को कैवियट दायर किया गया है वह कैवियट उस तारीख से 90 दिनों तक लागू माना जाता है। यानी कि अगर 90 दिनों के अंदर कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो न्यायालय का यह दायित्व होगा कि वो उस आवेदन की सूचना कैवियटकर्ता को तुरंत उपलब्ध कराएगा और 90 दिनों के पश्चात न्यायालय के ऊपर से यह दायित्व हट जाता है, समाप्त हो जाता है कि 90 दिनों के पश्चात फिर न्यायालय का कोई दायित्व नहीं बनेगा कि वो कैवियटकर्ता को उस आवेदन के संबंध में कोई भी सूचना उपलब्ध कराए। तो कैवियट के संबंध में छोटा सा सेक्शन था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से एक बार पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।